चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे MCQs नंबर 25 से। तो बेटा आप देखें MCQs नंबर 20। सो स्टूडेंट्स MCQs नंबर 25 पे देखें आप। MCQs नंबर बेटा 25 में आपके पास लिखा हुआ है एरिया ऑफ यूनिट सर्किल इज डैश स्क्वायर यूनिट। सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ यूनिट सर्किल का मतलब क्या होता है। बेटा देखें, एरिया ऑफ यूनिट सर्किल का मतलब एक बार याद रखिएगा, जिसमें आपके पास रेडियस 1 हो। रेडियस क्या हो स्टूडेंट्स? 1 हो। सही है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि अगर आपके एरिया ऑफ यूनिट सर्किल हो, कि यूनिट सर्किल का एरिया निकालना हो। देखो वैसे एरिया का पता है फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपके पास यूनिट सर्किल है तो सर रेडियस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये ए किसके बराबर हो जाएगा? पाई के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एरिया ऑफ यूनिट सर्किल पे आंसर आपके पास क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पाई। इसी तरह MCQ नंबर 26 को देखिएगा बच्चों, और MCQ नंबर 26 में आपके पास लिखा हुआ है सर्कमफेरेंस ऑफ यूनिट सर्किल। सर्कमफेरेंस ऑफ यूनिट सर्किल। अब वही बात, यूनिट सर्किल की बात हो रही है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पता है क्या है स्टूडेंट्स? मैं आपको बताता हूँ। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। लेकिन क्योंकि यूनिट सर्किल है और यूनिट सर्किल में सर रेडियस आपके पास होता है 1 आर 1, तो इसीलिए आपके पास सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 2 पाई है। सही है। अच्छा भाई, MCQ नंबर 27 देखें स्टूडेंट्स। MCQ नंबर 27 में लिखा हुआ है कि इफ थीटा इक्वल टू 1 रेडियन देन S इक्वल टू डैश। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं ये फॉर्मूला, सर S इक्वल टू आर थीटा, S इक्वल टू आर थीटा। और अगर सर S इक्वल टू आर और थीटा की जगह आ जाए 1 रेडियन, तो सर S इक्वल हो जाएगा किसके? आर के। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे आंसर में आपके पास क्या लिखा हुआ है? देन S इक्वल टू आर। ठीक है, समझ आ रही होगी आपको बात, उम्मीद है। इसी तरह 135 डिग्री को रेडियन में करना है, ये मैं आपको कल सिखा चुका हूं, जिसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 3 पाई अपॉन 4 रेडियंस। ठीक है, ये आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह 29 भी खुद से सॉल्व करिएगा, जिसका आंसर 5 पाई बाय 3 आ रहा है। ठीक है, अब सिलसिला ये है, MCQ नंबर 30 को देखें आप। लिखा हुआ है 1 डिग्री इक्वल टू डैश मिनट। तो बेटा याद रखिएगा, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। और बेटा अगर 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होते हैं? तो 3600 होते हैं। देखें यह बात याद रखें, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ये रहा 60 मिनट। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात की जाए कि 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे पता क्या लिखूंगा? 60 सेकंड्स को देखो इस तरह भी लिख सकता हूं और इस तरह भी लिख सकता हूं। सही है, बात समझ रहे हो ना? ये दोनों यूनिट है, सेकंड को इससे भी शो करते हैं और इससे भी शो करते हैं। ठीक है, बात को जरा समझिएगा। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये देखें ऑप्शन 30 में कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 60। इसी तरह 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे? 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा 32 में देखें कि 0 डिग्री इक्वल है किसके? डैश रेडियन के। भाई 0 डिग्री में 0 ही रेडियन आपके पास होंगे। इसी तरह -π/3 रेडियंस में कितने डिग्री होंगे? ये खुद कन्वर्ट कर लीजिएगा, कल सिखा चुका हूं आपको, और ये हो जाएगा -60 डिग्री हो जाएगा। सही है, ये लाजमी कर लीजिएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि छोड़ दें आप, जितना करेंगे उतनी प्रैक्टिस आपकी है। अच्छा जी, इसी तरह cos थीटा इक्वल है किसके? सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के होता है, ये बात हमें कल आप बता चुके हैं। tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी p अपॉन b के। ठीक है, इसी तरह ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन डैश क्वाड्रेंट।
स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं कि ये देखो ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये 4 होता है। यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे सी, यहाँ पे टी, यहाँ पे एस। इसका मतलब क्या है कि ऑल पॉजिटिव, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब ये है कि चौथे में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि तीसरे में सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा, और इसका मतलब है दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ गए होगे मेरी बात को। इसी तरह 37 को देखें, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द मेजरमेंट ऑफ द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या बात कर रहा हूं मैं, आपको समझाता हूं। लेट्स से स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये आपको पता है 90 डिग्री है, और इस 90 के सामने वाली साइड होती है स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज, पता है आपको। ये आपके पास लेट्स सपोज 30 डिग्री है, तो 30 के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये ऑब्वियसली कितना होगा फिर, 60 होगा। ठीक है, तो 30 डिग्री में हम जानते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन होती थी। कौन सी कंडीशन होती थी स्टूडेंट्स, अगर आप याद करें कि मैट्रिक क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल निकालना सिखाया था, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो 30 डिग्री में आपके पास कंडीशन क्या होती थी, कंडीशन ये होती थी सर कि लेट सपोज आपके पास ये डबल होता था, यानी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखें कि अ वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा था, 37 इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द मेजरमेंट ऑफ द साइड अपोजिट टू 30, जो अब 30 के अपोजिट होता था वो हाफ होता था, किससे, परपेंडिकुलर से। किससे, परपेंडिकुलर से। तो ये जो साइड है, ये अपोजिट साइड है ना, 30 की अपोजिट साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर है। कौन सी, परपेंडिकुलर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, परपेंडिकुलर। एमसीक्यूज नंबर 38 को देखिएगा, अ वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिपेंड ओनली ऑन द डैश। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू होती है ना, वो डिपेंड करती है साइड ऑफ ट्रायंगल पे। किस पे, साइड ऑफ ट्रायंगल पे। कैसे, लेट सपोज अगर मैं यहाँ लिख दूं ए, ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, लेकिन अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं और इसका नाम इस तरह दे दूं ए बी सी, तो इसकी जो साइड्स हैं वो डिफरेंट होंगी। क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पे लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिपेंड करता है किस पे, साइड ऑफ अ ट्रायंगल पे। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल एंगल, क्वाड्रिलेटरल एंगल इज डैश। क्वाड्रिलेटरल एंगल, पहले तो ये समझो कि क्वाड्रिलेटरल शेप होता कौन सा है स्टूडेंट, जिसकी 3 से ज्यादा शेप हो, जस्ट लाइक 4। जैसे आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, या आपके पास कोई स्क्वायर है, जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें जो है आपके पास ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल 90, तभी तो यहाँ पे इसका सम ऑफ एंगल बनता है पैरेललोग्राम का कितना, 270 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि क्वाड्रिलेटरल एंगल जो होता है ना, जिसमें से एक ईच एंगल वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसी तरह बेटा एमसीक्यूज नंबर 40 को देखें, सॉल्यूशन वाला है, और एमसीक्यूज नंबर 40 में देखें क्या लिखा हुआ है बच्चों। अच्छा, ये आप लोग चैप्टर 9 में खुद भी सॉल्व कर चुके हैं। तो इफ द डायमीटर ऑफ व्हील इज 28 सेंटीमीटर, अगर आपके पास व्हील का जो डायमीटर है वो 28 सेंटीमीटर है, हाउ फार इट वुड ट्रेवल इन 5 रेवोल्यूशन। चले मुझे बताएं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और क्या चीज दी हुई है और क्या चीज निकालनी है। चलें देखते हैं आपको कितना चैप्टर 9 याद है, जल्दी से मुझे बताएं। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको हाउ फार का मतलब एस निकालना है। क्या निकालना है, एस निकालना है, मतलब आर्क लेंथ निकालना है बेटा यहाँ पे। ठीक है, इट ट्रेवल इन 5 रेवोल्यूशंस। अब 5 रेवोल्यूशंस का मतलब ये कि आपके पास कुछ ना कुछ एंगल गिवन है, उस एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, टेंशन की बात नहीं है, लेकिन सीख लें आप। ये देखें, सिलसिला ये है कि डी दिया हुआ है आपको 28 सेंटीमीटर। आपको पता है कि डी को सबसे पहले कन्वर्ट करें रेडियस में, जिसका फॉर्मूला है आर इक्वल टू डी अपॉन 2, है ना। तो डी की जगह लिखा 28 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास हो जाएगा कितना, 14 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। रेडियस कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। लेकिन सर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें आप,
किस में करते हैं? मीटर में, बल्कि छोड़ दो, मीटर में नहीं करें आप। याद रखना कि सेंटीमीटर के साथ जो है वो रेडियन चल जाता है और मीटर के साथ डिग्री चलता है, ये बात याद रखना। अच्छा, आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इस उसको सेंटीमीटर पे मीटर में कर दें, आपकी मर्जी है, लेकिन जो रेडियन आएगा उसको भी थीटा में उसमें करना होगा, डिग्री में, इट्स अप टू यू। अच्छा, तो आर इक्वल टू 14 और एस मालूम करना है, और थीटा दिया हुआ है तुम लोग को, कितना दिया हुआ है? 5 रेवोल्यूशंस दिया हुआ है। मतलब 5 रेवोल्यूशन का मतलब समझते हो? 5 रेवोल्यूशन को कोई मतलब समझता है? मुझे बताओ। 1 रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? जल्दी देखते हैं किसको याद है। 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है? सर पूरा एक सर्कल, सर पूरा हाँ, एक सर्कल जो घूमता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आमना, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, लेकिन आमना आपने कहा मुझे डिग्री में 360, मैं इसको बता रहा हूँ रेडियन में। तो बेटा याद रखिएगा, एक जो रेवोल्यूशन होता है ना, एक चक्कर जो होता है ना, वो डिग्री में तो 360 होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन रेडियन में कितना होता है? 2 पाई रेडियन। सही है, ये बात मैंने आपको बहुत दफा बताई। तो यहाँ पे कह रहे हैं बेटा 5 रेवोल्यूशन, तो इसका मतलब ये है सर थीटा को मल्टीप्लाई करना होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 10 पाई आ जाएगा। तो सर थीटा भी आ गया, रेडियस भी आ गया। अब एस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपने लिखा एस इक्वल टू आर थीटा, तो एस आर की जगह लिखा 14 और थीटा की जगह बेटा आपने लिख दिया 10 पाई। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपके पास एस आ जाएगा 140 पाई। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका आंसर। तो इसीलिए यहाँ पे देखें नंबर 40 में आंसर क्या लिखा हुआ है? 140। ठीक है भाई। अच्छा जी, इसी तरह बेटा एमसीक्यू नंबर 41 को देखिएगा, लिखा हुआ है द एरिया ऑफ सर्कल इज 49 पाई, फाइंड इट्स सरकमफेरेंस इन टर्म्स ऑफ पाई। अच्छा देखो, यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, कि आपको कह रहे हैं एरिया ऑफ सरकमफेरेंस निकाल। एरिया ऑफ सरकमफेरेंस का सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखो, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सही है, अब 2 पाई आर, ठीक है। अब यहाँ पे सिलसिला क्या है देखो, चलो इधर देखो, तो बच्चों एरिया ऑफ सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, लेकिन आर जो है वो है तुम्हारे पास, अभी उसकी बात कर लो, रेडियस लेट्स सपोज यूनिट सर्किल की बात कर लो। तो एरिया आपके पास कितना गिवन है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 49 पाई, तो ये तो हो गया 49, ठीक है, 49 पाई इक्वल टू, और ये आपके पास आर को तो आप काउंट ही नहीं कर रहे हैं, 1 कर लें इसको, तो 49 पाई इक्वल हो गया किसके? 2 पाई के। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे कह रहे हैं सरकमफेरेंस निकालने, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पाई निकालें, इन टर्म्स ऑफ पाई। तो बेटा याद रखिएगा, जब इन टर्म्स ऑफ पाई की बात की जा रही है तो ये आपके पास हो जाएगा 2 डिवाइड में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 49/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर बी, 49/2 पाई। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 42 को देखें आप। 42 में सिंपल लिखा हुआ है, और अभी मैंने ये बात थोड़ी देर पहले बताई भी आपको, इफ एस एंड आर इन सेंटीमीटर, जब एस और आर आपके पास सेंटीमीटर में हो तो एंगल भी किस में होगा? रेडियन में होगा। ठीक है, इसी तरह अगर एस एंड आर मीटर में हो तो आपके पास ये थीटा किस में होगा? डिग्रीज में होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 43 को देखें आप। अच्छा, एमसीक्यूज 43 में लिखा हुआ है इफ 1 आवर द मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रो। देखो मैं आपको बताता हूँ सिलसिला क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 1 आवर, 1 घंटे, इन 1 आवर, 1 घंटे में द मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स थ्रो डैश। देखो ये आपकी क्लॉक है, जिसमें आपके पास एक जो है वो आर का वो होता है, निडल होती है, और एक मिनट की होती है। सही है, दोनों चीजें आपको पता है। और ये आपकी क्या है? क्लॉक। सही है,
और मैंने रफ सी बनाई है, थोड़ी समझ जाना तुम लोग। अच्छा, और आपसे ये कह रहे हैं कि भाई कि आपके पास एक जो आर है उसमें जो मिनट है, तो तुम लोग जानते हो कि 1 घंटे में मिनट की जो सुई है वो पूरा ही राउंड करेगी, है ना, पूरे 60 मिनट करेगी वो, 5 यहाँ करके 60 मिनट करेगी। तो इसीलिए यार इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 2 पाई रेडियन होना चाहिए बेटा, ये नहीं होगा इसका आंसर। सही कर लेना इसका आंसर। इसका आंसर होगा ये 2 पाई रेडियन, क्योंकि सर वो 1 घंटा जो घूमेगी, ये जो मिनट वाली सुई है वो पूरा घंटा घूमेगी तो पूरा सर्किल वो करेगी, है ना। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है 2 पाई रेडियन। सही है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 44 को देखें बेटा। एमसीक्यू नंबर 44 में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर थीटा रेडियन इज डैश। अब देखो मेरी बात को जरा समझ लो, मेरी बात को जरा समझ लो, ये क्या कह रहे हैं। देखो मैं अभी आपको समझाता हूँ, यहाँ पे अलग से समझाता हूँ। आपसे कह रहे हैं बेटा कि लेट सपोज ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट, ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, ये दोनों क्या है रेडियस आर। यहाँ पे जो थीटा बन रहा है, क्योंकि सेंटर पे जो एंगल बनता है उसे कहते हैं सेंट्रल एंगल। सही है, मेरी बात याद रखना, जो सेंटर पॉइंट पे एंगल बनता है बेटा उस चीज को कहते हैं सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रल एंगल। अच्छा जी, अब आपसे आपको निकालने का क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया निकालना है किसका, सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर थीटा। ओके ओके, इस चीज को कहते हैं थीटा, और ये आपका सर्कुलर एरिया है, ये एरिया निकालना है आपको, इस एरिया का फॉर्मूला निकालना है। अब इसके लिए दो बातें याद रखनी होंगी सर, कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बेटा आपके पास है, पता है क्या, एरिया ऑफ सर्कल है आपके पास A/πr², ये एरिया ऑफ सर्कल है, इक्वल टू, इसी तरह आपके पास जो एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या मतलब, ये थीटा, तो यहां पे आपने लिखा थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। सही है, ये आपके पास क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया 2 पाई। अब सिलसिला क्या है बेटा कि सर एक काम ये करें कि ये पाई से पाई कैंसिल, तो आपके पास बच रहा है A/r² डिवाइडेड बाय θ/2। क्योंकि निकालना है एरिया, ये हो जाएगा r² को उधर भेज दो थीटा के पास, और ये हो गया अपॉन में 2। ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 θr²। तो ये आपके पास क्या निकल गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कुलर रीजन का एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया। देखो तभी आंसर यहाँ पे क्या है 1/2 r² थीटा। समझ रहे हो, क्या आप सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करा, ये सेंट्रल एंगल बनाया, ये थीटा कहा, इसको आर कहा। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल तुम्हारे पास पूरा क्या होता है, वो होता है πr², A/πr² कह दो आप, और ये सर्कुलर रीजन में सेंट्रल एंगल पे हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरह सॉल्व। अच्छा अब देखना मेरी बात को, ये एमसीक्यू नंबर 45 तो बहुत ही आसान है। वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, ये तुम लोगों को कल टेबल बताया था, वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री की ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो यार देखो ये एमसीक्यूज तुम्हारे इसी तरह, cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, देन थीटा, मतलब ये वैल्यूज भी तुम लोगों को पता है, मैंने तुम लोगों को कहा था टेबल तुम लोग याद रख लेना। अब देखो तुम लोग के ये वाले एमसीक्यूज तो खत्म हो गए, लेकिन कुछ 3-4 ऐसे एमसीक्यूज हैं जो पास्ट पेपर में आए हैं, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह ये आपका चैप्टर नंबर 9 के मैंने तमाम एमसीक्यूज करा दिए। अगर आपको ये आ गए तो एक भी एमसीक्यूज इंशाल्लाह आपका बाहर नहीं निकलेगा इससे, इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है। अच्छा जी, अब देखिएगा अब कौन सा एमसीक्यूज रह गया मैं आपको बताते हो। जैसे आपके पास एक एमसीक्यू आ सकता है स्टूडेंट्स, और इसी तरह के आते भी हैं, इफ साइन थीटा ग्रेटर देन 0 एंड कॉस थीटा लेस देन 0, और आपसे कह रहे हैं देन रिमेनिंग थीटा लाइज इन डैश क्वाड्रेंट।
अब देखो देखो यहाँ पे की क्या कह रहे हैं कि साइन थीटा जो है वो बड़ा है किससे, 0 से। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि साइन थीटा पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कह रहे हैं कॉस थीटा लेस देन 0, और इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि कॉस थीटा क्या है बच्चों, नेगेटिव। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो यार आपको सिखाया तो है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहले में सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव, और चौथे में कॉस पॉजिटिव। सर ये आपने सिखाया है। आपको क्या कह रहे हैं, आपको अच्छा ऑप्शंस भी देख लो। ऑप्शन ए दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी दिया हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट, और ऑप्शन डी दिया हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट। आपसे बोल रहे हैं बताओ कि यार ये कौन सी क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो आपने कहा सर बिल्कुल आता है हमें कि साइन थीटा पॉजिटिव है और कॉस थीटा नेगेटिव है, तो सर ये कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, सेकंड में, क्योंकि सर सेकंड में ही साइन पॉजिटिव है, तो सर कॉस इसमें नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सही है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास आते हैं। अच्छा अब इसी तरह एक और देखो, इसी तरह का ये भी लिखा हुआ है कि सेक थीटा ग्रेटर देन 0 एंड कॉट थीटा ग्रेटर देन 0। ये आपको दो दिए हुए हैं, सेक थीटा और कॉट थीटा। अच्छा तो अब आपसे क्या कह रहे हैं, ये देखो मेरी बात सुनो, इसका मतलब क्या है कि सर सेक थीटा भी पॉजिटिव है, और सर इसका मतलब क्या है, सर कॉट थीटा भी क्या है, पॉजिटिव है। मुझे तुम लोग एक बात बता दो, बस मान जाऊंगा मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कि ये सेक थीटा, अच्छा देखो एक बात याद रखना, ये जो साइन थीटा है ना, तो साइन का इनवर्स जो है ना कॉसेक, वो भी सेकंड में ही आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह थर्ड में अगर टेन थीटा है ना, तो कॉट थीटा भी इसी में ही आएगा, याद रखना। फोर्थ थीटा, ये कॉस थीटा है ना यहाँ पे पॉजिटिव, तो बेटा सेक थीटा भी इसी में ही आएगा। अच्छा अब तुम लोग, खैर तुम लोग ये बताओ कि ये सेक थीटा और कॉट थीटा, मतलब ये कॉट थीटा और ये सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, मान जाऊंगा, जल्दी बताओ। फर्स्ट फर्स्ट। क्या बात है यार, छा गए सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इसका आंसर, वेरी गुड मरियम, वेरी गुड अबू बकर। तो बेटा इसीलिए इसका आंसर जो है वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अच्छा देखो यहां पे एक और सवाल आता है यार तुम लोग के पास, इफ cos 80 डिग्री, देखो यहाँ पे डिग्री मेंशन कर रहे हैं, मतलब थीटा दे रहे हैं, कह रहे हैं इफ cos 80 डिग्री देन रिमेनिंग थीटा लाइज इन द डैश क्वाड्रेंट, इन द डैश क्वाड्रेंट। और जो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ एमसीक्यूज, वो अपने पास नोट डाउन कर लेना लाजमी। और ऑप्शन में दे रहे हैं, पहले में ऑप्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में जो है वो टू क्वाड्रेंट, फिर थ्री क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो मेरी बात को जरा समझो यहाँ पे यार, ये वो वाला सीन नहीं है। यहाँ पे cos 80 डिग्री कह रहे हैं, कह रहे हैं cos 80 डिग्री दिया हुआ है, और कह रहे हैं रिमेनिंग, ये cos 80 डिग्री, ये cos 80 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। देखो मेरी बात सुनो, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं, ACTS, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। अब तुम लोग को बजाहिर क्या लग रहा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, तुम लोग को क्या लग रहा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं होगा ये, क्योंकि यार यहाँ पे अगर सिर्फ cos थीटा बोलते हैं ना तो तुम लगा देते फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन यहाँ पे यार 80 डिग्री है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, वेरी गुड आमना, लेकिन मेरी बात बहुत ध्यान से समझे आप, क्यों है ये। देखो यहां से यहां तक का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, 90, यहां से लेकर यहां तक का जो होगा वो होगा 180 डिग्री, मतलब 90 से 180 तक का, सही है। और 180 से यहां तक का होगा 270, है ना। और यहां से 270 से लेकर 360 तक होगा क्या, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 90 से अंदर अंदर 90 तक जो भी आपके पास आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। इसी तरह 90 से ज्यादा और 180 से कम कम जितना आएगा वो किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह थर्ड में 180 से ज्यादा और 360 270 तक वो किस में आएगा, इसमें। तो समझ गए मेरी बात।
अब बताओ मुझे कि ये जो cos 80 डिग्री है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? Sir, first. वेरी गुड। तो इसीलिए बेटा इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। वेरी गुड अबू बकर, क्या बात है यार, वेरी गुड आमना रिजवान, जबरदस्त। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बिल्कुल सही, जबरदस्त। अच्छा, इसी तरह का एक और करते हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए ना आप लोगों की। अच्छा, इसी तरह बेटा देखो एक और एमसीक्यू है, लिखा हुआ है इफ sec 110 डिग्री then remaining theta lies in the dash quadrant। ठीक है, अब तुम लोग क्या ऑप्शन देख लो पहले। वैसे तो मेरे बच्चे माशाल्लाह ऑप्शन के बगैर ही बता देंगे। पहले का 1 है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट है, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट है, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब इसमें देखो एक मेरी बात को याद रखो जरा, लिखा हुआ है sec 110। ठीक है, तो sec 110 का मतलब ये है, आप देखें, ये देखो मेरे बच्चों ने बताना भी शुरू कर दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है यार। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब ये तुम लोग को पता है सर, पहले में सब पॉजिटिव, इधर जो है वो कॉस पॉजिटिव, इधर 10 पॉजिटिव, और इधर साइन पॉजिटिव। चलो यहाँ पे कॉस 110 है सर, इतना आपने बताया था 90 होता है, और सर इतना कितना होता है 180, मतलब 90 से 180 तक होगा इधर। तो बेटा ये आपके पास होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में होगा स्टूडेंट्स? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको सारे एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व करवा दिए हैं, और उम्मीद है आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह।